आज हम ऐसे एक कहानी सुनेंगे जहाँ एक गरीब माँ बाप अपने एक बेटी को दिन रात मेहनत करके डॉक्टर बनाती है, पर एक दिन किस्मत सब कुछ ले जाता है उनके परिवार से। सालों साल गरीबों में जीने के बाद जब उनका अच्छा टाइम शुरू हो गया था, किस्मत ने उसे भी सारा उजाड़ दिया। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डेनियल एंड वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरनेट सोर्सेज के थ्रू कलेक्ट करा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 31 ईयर्स की मोमिता देवनाथ, जो कि कलकत्ता के रहने वाली थी और MBBS करने के बाद वो अपने पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही थी कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर। मोमिता एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके फादर शेखर रंजन देवनाथ टेलर का काम करा करते हैं और मोमिता के अलावा उन लोगों का कोई भी बच्चा नहीं था। उनके पेरेंट्स के हिसाब से मोमिता एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, हार्डवर्किंग, एम्बिशियस, केयरिंग और लविंग लड़की थी। इन अपने माँ बाप को कभी भी कोई चीज़ों के लिए चिंता होने नहीं देती थी। जब वो छोटी थी, उनके माँ बाप के पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि उसके एक मनपसंद चीज़ें भी खरीद सके। फिर भी मोमिता अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा करती थी और ये सब उनके फादर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया। तो इससे हम जान सकते हैं कि वो कितनी सेल्फलेस थी। एक लड़की जो अपने पेरेंट्स के हर दुख तकलीफ को देखते हुए उनके लिए कुछ बड़ा करने का सोच रखने वाली, इस तरह की लड़की थी वो। उसके पेरेंट्स ने बताया उसे सोने से पहले रात के वक्त डायरी लिखना बहुत अच्छा लगता था एंड उसने अपने डायरी में ये भी लिखा था कि उसे गोल्ड मेडल लाना है अपने मेडिकल फील्ड में, और साथ ही साथ अच्छा ज़िंदगी और माँ बाप का अच्छा से ख्याल रखना चाहती थी। ये सब लिखा था उसने अपने डायरी में। एक गरीब घर की बड़े सपने देखने वाली लड़की, जिनके हालातों ने भी उसे अपना सपना पूरा करने से नहीं रोका। उसके पिता ने बताया बहुत लोग उसे कहा करते थे कि वो कभी भी अपने बेटी को एक डॉक्टर नहीं बना सकेगी एंड एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए डॉक्टर बनना सपने से भी बढ़कर था। पर उनकी बेटी ने सबको गलत साबित करा और अपनी मेहनत के दम में उसने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल कर लिया और दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद वो फाइनली एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन गई थी। और एक गरीब माँ बाप के लिए ये कोई सपने से कम नहीं था। और उसकी मेहनत बस यहाँ नहीं रुकी। डॉक्टर बनने के बाद उसने अपने स्पेशलाइजेशन की भी पढ़ाई शुरू कर दिए थे और बस वो अपने मंजिल से थोड़ी ही दूर थी। उसे सबका साथ था, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, लेकिन बस किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। और कुछ ऐसा हुआ, उनके सारे परिवार के साथ साथ पूरे देश को सदमे में ले गया। अगस्त 8 की रात डॉक्टर मोमिता देवनाथ अपने 36 घंटे की नाइट शिफ्ट ड्यूटी खत्म करती है, हर रोज की तरह। और अपने परिवार को फोन पर बात करने के बाद वो रात के ठीक 2 बजे अपने 4 दोस्तों के साथ डिनर कर लेती है। और डिनर करने के बाद क्योंकि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी, तो वो रेस्ट रूम में गई जहाँ पर नाइट ड्यूटी वाले आराम करते हैं। लेकिन वहाँ जगह फुल होने के कारण वो उसी ही बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने का मन बना लेती है। सेमिनार हॉल जो कि उसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में है एंड वहाँ जाकर वो सो जाती है। पर उसको क्या पता था, ये रात उसकी आखिरी रात होने वाली थी। अगस्त 9 की ठीक सुबह 9 बजे एक फर्स्ट ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी मोमिता की बॉडी को थोड़ी दूर से नजर आने के बाद अपने कलीग्स और सीनियर डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करते हैं। करीब सुबह के 10 बजे पुलिस आउटपोस्ट जो थे उस हॉस्पिटल पर, वो इस इंसिडेंट के बारे में ताला पुलिस स्टेशन को खबर कर देती है और आधे घंटे बाद पुलिस भी उस क्राइम सीन में पहुंच जाते हैं। और उन लोगों के पहुंचने के जस्ट थोड़ी ही देर बाद अलग सीनियर पुलिस की टीम और साथ ही साथ एक डिटेक्टिव, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर भी पहुंचते हैं। और वहां का मंजर बहुत ही दिल दहलाने वाला था। सुबह के 11:15 पर एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट चेस डिपार्टमेंट के उनके फैमिली को बताता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड करा और फिर उन लोगों को हॉस्पिटल में आने को कहता है। और फैमिली वाले भी ठीक 1 बजे पहुंच जाती है और 1:40 पर डॉक्टर्स उनके बेटी का मेडिकल सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट पुलिस को हैंड ओवर करता है। और पुलिस डेड बॉडी पर बदन और अंदरूनी हिस्से पर गंभीर चोट देखने के बाद इसे एक अननेचुरल डेथ रजिस्टर कर देते हैं। और उनके एक परिवार के सदस्य ने यह भी बताया था कि जब उनके माँ बाप हॉस्पिटल में पहुंचे थे तो उन्हें 3 घंटे रुकना पड़ा अपने ही बेटी का डेड बॉडी को देखने के लिए। और जब उन लोगों को अलाउ भी करा गया, बस उनके फादर को ही देखने के लिए परमिशन दी। उसने जब अपने बेटी का डेड बॉडी को देखा, वो पूरे अंदर से टूट चुके थे। उसने ये सब अपने बुरे से भी बुरे सपने में नहीं देखा था। बॉडी को देखने के बाद उसे ये तो पता चल गया था कि ये एक सुसाइड नहीं, बल्कि किसी ने उसकी बेटी को मारा है। और सिर्फ मारा ही नहीं, बल्कि बहुत ही बेरहमी से उसका बलात्कार भी करा गया था।
और ये सब होने के बाद जब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर क्वेश्चंस रेस हुआ तो उनका जवाब ये था कि किसी भी लड़की के लिए ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल वाली चीज़ है अकेले देर रात सेमिनार हॉल पर जाना। हमदर्दी और दुख जताने के बदले वो लड़की पे ही इल्ज़ाम लगा रहे थे और जवाब सुनने के बाद सब उनके खिलाफ हो गए। और जब ज़्यादा सवाल उठने लगे थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर तो उसने अपने आप ही इस्तीफा दे दिया। पर वहाँ के गवर्नमेंट ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया, बल्कि 24 घंटे के अंदर उसे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का नया प्रिंसिपल बना दिया। और होना ही क्या था, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब उसकी ही गलतियां थे। डॉक्टर्स 36 घंटे काम कर रहे थे, बट उन लोगों के लिए आराम करने का ठीक से बंदोबस्त भी नहीं कर पाया। एक इतना थका हुआ डॉक्टर जिसे आराम करने के लिए जगह भी नहीं मिले, हॉल पर नहीं जाकर और वो कहाँ जा सकती थी। और हादसे के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और उस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक करा एंड उस वक्त जो 5 लोग नाइट ड्यूटी में थे सभी को पूछताछ की गई, लेकिन सभी के बयान सेम होने के कारण उन सभी को छोड़ दिया गया। सेमिनार हॉल बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में है और वहां पर घुसने के लिए एक 3rd फ्लोर के लिफ्ट से कॉरिडोर को पास करना होता है जहां सीसीटीवी इंस्टॉल थे। बस सोचने वाली बात यह थी कि सेमिनार हॉल पर एक भी कैमरा इंस्टॉल नहीं था। आखिर क्यों लेकिन? और फिर री एग्जामिनेशन प्रोसेस के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का दिखा जो शॉर्ट्स और स्लीपलेस टी शर्ट पहने हुए थे और सेमिनार हॉल के आसपास घूम रहा था सुबह के 4 बजे। तो सीसीटीवी फुटेज देखने के दौरान पुलिस को इनके कंधे में एक ब्लूटूथ ईयरफोन दिखा। शक्ल नहीं नजर आने के कारण ये ब्लूटूथ ईयरफोन ही एक बहुत ही बड़ा सबूत बन गया था उसे पकड़ने के लिए। उस हॉस्पिटल के आउटपोस्ट में जो पुलिस थे वो ये लड़के को पहचान लेते हैं और पता चलता है कि ये कोई एक संजय नाम का लड़का था। और फिर उसका सेलफोन ट्रैक करा गया और ये सब हुआ घटने वाले दिन यानी कि अगस्त 9 में। और अगले ही दिन पुलिस वहां जाती है और संजय रॉय को पूछते हैं ब्लूटूथ ईयरफोन के बारे में जो उसके पास थे, और फिर वो कहता है कि वो कहीं गुम कर दिए। और जब पुलिस ने ब्लूटूथ ऑन करा उसके मोबाइल का, ईयरफोन अपने आप ही कनेक्ट हो गया और फिर सीधे उसे थाने ले जाया गया। बयान और तलाशी लेने के वक्त इसके फ़ोन में गंदे गंदे वीडियोस और साथ ही साथ बदन में काफ़ी नाखून के निशान मिले जो कि मोमिता के नाखून से लगे थे जब वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। ब्लूटूथ ईयरफोन और डीएनए के आधार पर इसे गिरफ्तार किया गया और इसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल अधूरे थे जिनका जवाब मिलना बाकी था। और पुलिस के नाकामयाबों को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया। और जांच के वक्त पता चला कि संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर के तौर में काम करा करता था। सिविक वॉलंटियर वो होता है जो पुलिस को मदद करता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो या फेस्टिवल के दौरान भीड़ संभालना हो, और ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करते हैं। और जब इसकी हिस्ट्री सामने आई तब पता चला कि इसने 3 शादियां की थी, एक के बाद एक, लेकिन इसके अत्याचार की वजह से कोई भी नहीं रहा इसके साथ। ये हर रोज अपने बीवी को मारा पीटा करता था और इसके ऊपर 2 बार पुलिस कंप्लेंट भी की गई डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, लेकिन पुलिस लोगों ने कोई भी एक्शन नहीं ली। और था तो ये एक सिविक वॉलंटियर, लेकिन खुद को एक पुलिस ऑफिसर से कम नहीं समझता था। और ये किस तरह का इंसान है ये सुनकर आप पता कर सकते हैं। इनके परिवार ने ये तक भी कह दिया कि अगर इसे फांसी भी होती है फिर भी डेड बॉडी उठाने नहीं आएंगे। सो हम सब ये उम्मीद करते हैं कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जितने जल्दी हो सके विक्टिम को भी जस्टिस मिले, और ऐसी कड़ी सजा दिया जाए कि कोई ऐसे गंदी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचें। और इसके साथ हम इस कहानी को यहाँ खत्म करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।